नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। छोटू टेस्ट टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, शेयर प्लीज। रासायनिक प्रतिक्रिया एवं समीकरण पढ़ा दिए हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण जाके वीडियो देख लीजिए। अम्ल क्षार और लवण VVI क्वेश्चन NCERT RT पढ़ा दिए हैं। तीनों धातु और धातु भी अपलोड कर दिए हैं। कार्बन और उसके यौगिक भी अपलोड कर दिए हैं। तत्वों का आवर्तिक वर्गीकरण में अपलोड कर जब पराक्रम। ठीक, जब पराक्रम कितना पेज नंबर में है? 57 में। चैप्टर 6 जय पराक्रम NCERT। चैप्टर 6 NCERT। सबसे पहले सजीव। सजीव जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। जो जीवित है उसे सजीव कहते हैं। सभी पौधे और जंतु सजीव होते हैं, सजीव वस्तुएं हैं। सजीव जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। सभी पौधे और जंतु जीवित वस्तुएं हैं। सजीवों के लक्षण गति, प्रचलन, पोषण, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, मृत्यु आदि सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं। आते हैं अब निर्जीव में। सजीव हो गया, निर्जीव में जिन वस्तुओं में उपरोक्त लक्षण नहीं पाए जाते उन्हें निर्जीव कहते हैं। जिन वस्तुओं में उपरोक्त लक्षण नहीं पाए जाते उसे निर्जीव कहते हैं। जय पराक्रम जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जय पराक्रम कहते हैं। जय पराक्रम किसे कहते हैं? जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जय पराक्रम कहते हैं। वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जय पराक्रम कहते हैं। वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जय पराक्रम कहते हैं। जैसे में पोषण, पाचन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, प्रचलन, नियंत्रण एवं समन्वय इत्यादि। जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रकरण है पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, वृद्धि है, उत्सर्जन है। पोषण के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम है पोषण, श्वसन, परिवहन, वृद्धि, उत्सर्जन। पोषण किसे कहते हैं? पोषण जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं। पोषण जीव शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से भोजन कहते हैं। जैसे भोजन को अंतग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। भोजन के अंतग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण की आवश्यकता शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर में क्रम की स्थिति और अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्राप्त करना, मतलब बाहरना, ऊर्जा प्राप्त करना। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सभी जीवधारी अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते, अर्थात इनके भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती है। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सभी जीवधारी अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती है। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन वर्गीकृत किया जाता है? एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। स्वपोषी के बारे में, ये जीव वो कार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद बनाते हैं। जैसे सभी हरी पौधे और कुछ जीवाणु। स्वपोषी ये जीव वो कार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद बनाते हैं। जैसे सभी हरी पौधे, कुछ जीवाणु। और विषमपोषी ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसके विघटन के लिए जैव उत्कृष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जैसे जंतु एवं कवक।
स्वपोषी पोषण यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी सरल और कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारियों की सरल और कार्बनिक पदार्थों जैसे जटिल और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु इसी विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। आइए प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया में हरे पौधे पर्णहरित की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायु से CO2 ग्रहण करके शर्करा को कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया में हरे पौधे पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायु से CO2 ग्रहण करके शर्करा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त होते हैं। 6CO2 प्लस बार 12H2O सूर्य का प्रकाश पर्णहरित C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O ये ग्लूकोज, ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में मुक्त होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। प्रकाश ऊर्जा 2 नंबर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। 3 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। रंध्र के बारे में पढ़ते हैं। पौधे के हरे भागों की बाह्य त्वचा को असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। रंध्र पौधे के हरे भागों की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा रंध्र पौधे के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रंध्र से पहले वाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा रंध्र पौधे के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक, वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के घुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन एवं गैस विनिमय रुक जाता है। वाष्पोत्सर्जन तथा गैस का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन एवं गैस विनिमय रुक जाता है। विषमपोषी पोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करते हैं विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करते हैं विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता तथा इसे ग्रहण करने की ढंग के आधार पर विषमपोषी पोषण विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। विषमपोषी भोजन के स्वरूप में अलग अलग होता है। विषमपोषी भोजन की उपलब्धता तथा इसे ग्रहण करने के ढंग के आधार पर विषमपोषी पोषण विधियां विभिन्न प्रकार की हो सकती है। पहले शाकाहारी गाय, हिरण आदि सीधे ही बाग एवं वनस्पति की खाते हैं, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। घास गाय, हिरण आदि सीधे ही घास एवं वनस्पतियां की खाते हैं, शाकाहारी। जो मांसाहारी शेर, बाघ आदि इन शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं, इन्हें मांसाहारी कहते हैं। मृतपोषी फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते थे, मृत कहते हैं। शाकाहारी जो मांस मछली नहीं खाए, मांस सब नहीं खाए। मांसाहारी जो मांस मछली सब खाए, पूरा जीव। मृतजीवी में होता है फफूंद, ईस्ट, मशरूम आदि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें मृतपोषी कहते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, मृतपोषी। अब सर्वाहारी बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि वनस्पति उत्पादों एवं जंतु या इनके उत्पादों को खाते हैं। सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाते हैं। परजीवी किसे कहते हैं? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषण को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी किसे कहते हैं? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषण को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे जू, लीच, फीता कृमि, अमरबेल।
जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी। अमीबा क्या? एक कोशिकीय प्राणी है जो अपनी कोशिकीय सतह पर बनाए गए अंगुली समान व अस्थायी प्रबंधों द्वारा भोजन कणों को पकड़ता है। ये प्रबंध भोजन कण को चारों ओर से घेर लेते हैं और संग्रहित होकर खाद्य रिक्तियां बनाते हैं। इसमें भोजन कणों का पाचन होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकाल दिया जाता है। पैरामीशियम का पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी है, किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है और विशिष्ट स्थान से भी भोजन ग्रहण करता है। इसकी सतह पर उपस्थित पक्षमान भोजन कणों को मुख्य खांच तक लाने की सहायता करता है। कोशिकीय जीवों का नाम अमीबा, पैरामीशियम। चैप्टर 6 में ही पार्ट 2 में मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण। मानव पाचन तंत्र। भोजन के अंतर्गत से लेकर मल त्याग एवं तंत्र जिसमें अनेकों अंग ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, पाचन तंत्र कहलाते हैं। पाचन तंत्र मानव पाचन तंत्र किसे? भोजन के अंदर ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, पाचन तंत्र कहलाते हैं। पाचन में भोजन के जटिल पोषण पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। पाचन तंत्र निम्न दो रचनाओं से मिलकर बना हुआ है। पाचन तंत्र निम्न दो रचनाओं से मिलकर होता है, आहारनाल और पाचन ग्रंथियां। आहारनाल और पाचन ग्रंथियां हैं। आहारनाल के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य की आहारनाल लंबी, कुंडलित एवं पेशीय संरचना है। मनुष्य की आहारनाल लंबी, कुंडली एवं पेशीय संरचना है जो मुंह से लेकर गुद्दा तक फैली रहती है। मनुष्य में आहारनाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। मनुष्य की आहारनाल लंबी, कुंडली एवं पेशीय संरचना है जो मुंह से लेकर गुद्दा तक फैली रहती है। मनुष्य में आहारनाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहारनाल के मुख्य अंग हैं मुख, ग्रासनली। चौथा आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। आइए मुख के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मुख के बारे में। मुख दो गतिशील पेशियां होठों के द्वारा घिरा होता है जिन्हें ऊपरी होठ या निचला होठ कहते हैं। मुख गुहा में खुलता है। भोजन में हाथों द्वारा निवाले के रूप में मुख में रखा जाता है। मुख के बारे में। मुख दो गतिशील पेशियां होठों के द्वारा घिरा होता है जिन्हें ऊपरी होठ व निचला होठ कहते हैं। मुख गुहा में खुलता है। भोजन के हाथों द्वारा निवाले के रूप में मुख में रखा जाता है। ग्रसनली में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यह भोजन को ग्रसिका से भेजने का कार्य करती है। ग्रसिका से भेजने का कार्य करती है। ग्रासनली यह ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। यह ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है और अंत में आमाशय में खुलती है। यह ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है और यह अंत में आमाशय में खुलती है। आमाशय भोजन को पचाने का कार्य करती है। आमाशय क्या करती है? भोजन को पचाने का कार्य करती है। अब छोटी आंत, इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। बड़ी आंत, इसका मुख्य कार्य जल, खनिज, लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन के मल द्वार से उत्सर्जित करता है। बड़ी आंत, इसका मुख्य कार्य जल, खनिज, लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन के मल द्वार को उत्सर्जित करता है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका। हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा HCl श्वसित होता है। यह आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। HCl भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने में बचाता है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका। हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा HCl श्वसित होता है। यह आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। HCl भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन में सड़ने से बचाता है।
पाचन एंजाइमों में के कार्य। एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक है जो विभिन्न विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देता है। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के पाचन को युग्म बनाते हैं। मुख्य गुहा में एमिलेस नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके इसे मेंट्रोज में बदलता है। उधर उधर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा में वसीय पदार्थ को ग्लिसरॉल में बदलता है। पाचन एंजाइम का कार्य। एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक है जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देते हैं। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के पाचन को युग्म बनाते हैं। मुख्य गुहा में एमिलेज नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को आंशिक पाचन करके इसे माल्टेज में बदलता है। उधर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा में वसीय अम्ल के ग्लिसरॉल में बदलता है। यकृत के कार्य। यकृत के कार्य देखिए इसे पढ़िए। यकृत पित्त रक्त का श्वसन करता है। यकृत जो है पित्त रक्त को श्वसन करता है जो आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाता है। यकृत पित्त रस को श्वसन करता है जो आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाता है। 2 नंबर, यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है। यकृत जो है ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है। 3 नंबर, यकृत वसा एवं विटामिन का संचय करता है। यकृत जो है वसा एवं विटामिन का संचय करता है। चौथा, यकृत वसा के इमल्सीकरण में सहायता होता है जो भोजन को सड़ने से रोकता है। भोजन को सड़ने से रोकता है। यकृत के कार्य था ये, ठीक। यकृत के कार्य। अब श्वसन। श्वसन कार्बनिक भोजन पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन श्वसन कहलाता है। श्वसन किसे कहते हैं? कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन श्वसन कहलाता है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन के प्रकार। वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन अधिकांश प्राणियों एवं पादपों द्वारा संपन्न किया जाता है। वायवीय श्वसन अधिकांश प्राणियों एवं पादपों द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज को पूर्ण होकर CO2 जल तथा मोचित ऊर्जा ATP का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन को ऊर्जा का मोचन अत्यधिक होता है। वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन में अनुपस्थित होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। इसके द्वारा भोजन पदार्थों को पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन जो सूक्ष्म जीवों जैसे यीस्ट में होता है, देख लीजिएगा। ATP इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन क्रिया में विमोचित ऊर्जा का उपयोग ADP का तथा वो कार्बनिक फास्फेट से ATP अणु बनाने में क्रिया करती है। इन ATP का प्रयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं में किया जाता है। ATP में एक उच्च ऊर्जा बंध में घटित होने से 30.5 kg प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। पौधे में श्वसन क्रिया। पौधे में ऑक्सी तथा अनऑक्सी दोनों प्रकार का श्वसन पाया जाता है। पौधे में ऑक्सी तथा अनऑक्सी दोनों प्रकार का श्वसन पाया जाता है। ऑक्सी श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। इसमें रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु अपृंधीय गुहा में प्रवेश करती है तथा CO2 युक्त वायु बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया पौधे को लगातार होती है जिसमें गैसीय विनिमय 2 चरणों में होता है। श्वसनीय कोशिका तथा अंतःकोशिकीय वायु के बीच गैसों का विनिमय। वातावरणीय वायु तथा अंतःकोशिकीय वायु के विनिमय। देखिए मनुष्य में श्वसन के लिए एक जटिल प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन तंत्र। मनुष्य के श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक श्वसन मार्ग और फेफड़ा। एक श्वसन मार्ग दूसरा फेफड़ा। देखिए श्वसन मार्ग दूसरा श्वसन मार्ग से होकर वायु फेफड़े में प्रवेश करती है तथा बाहर जाती है। सांस लेने तथा निकालने की क्रिया
स्वेच्छावास कहलाती है। वायु मार्ग से निम्नलिखित भाग होती है। वायु मार्ग के निम्नलिखित और नासा मार्ग, एक जोड़ी बाह्य नासा द्वारा नसिका के अर्घ छोर पर स्थित होते हैं। नासा द्वार में ग्रसनी तक के पथ को नासा मार्ग कहते हैं। इस नासा पट्ट द्वारा दो भागों में बांटा गया है। ग्रसनी पड़ते हैं। इस भाग में नासा मार्ग तथा मुख्य ग्रसिका दोनों खुलते हैं। ग्रसनी का नासा ग्रसनी कंठ द्वारा वायुनाल में खुलता है। स्वर यंत्र, यह स्वर श्वास नाल का सबसे ऊपरी भाग है। स्वर यंत्र में वाक रज्जु उपस्थिति होते हैं। ट्रेकिया, वायुयान ग्रीवा से होकर वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। वायुनाल की भित्ति में उपस्थित के बने सी के छल्ले होते हैं जिसे जो इसे पिचकने से रोकता है। श्वसनी, वक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात वायुनाल दो श्वसनीय विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी अपनी और फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वसनी फेफड़ा के बारे में आप देखते हो गया पहुंच उसका। वक्ष गुहा में दो फेफड़े हृदय के पार्श्व में स्थित होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा गुलामी कोमल एवं सपंजी रचना। प्रत्येक फेफड़ा प्लूरल कला के घिरा होता है। फेफड़े में महीन नलिकाओं का जाल फैला रहता है। इस जाल को श्वसनी वृक्ष कहते हैं। ठीक, देखो मनुष्य के स्वच्छावास, मनुष्य में श्वास लेने की क्रियाविधि दो चरणों में पूर्ण होती है। मनुष्य में श्वास लेने की क्रियाविधि दो चरणों में पूर्ण होती है। एक निःश्वसन, निःश्वसन निःश्वसन वायुमंडलीय वायु में को खींचकर फेफड़ों में भरने की क्रिया निःश्वसन कहलाती है। इसमें O2 युक्त वायु फेफड़े में प्रवेश करती है। इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन बढ़ जाता है। उच्च श्वसन, फेफड़े की वायु बाहर निकाला जाना उच्च श्वसन कहलाता है। फेफड़े की वायु बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। इसमें CO2 युक्त वायु फेफड़े से बाहर निकलती है। इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन कम होता है। वहन, मानव में वहन, मानव शरीर की रुधिर वहन, मानव शरीर में रुधिर वहन के लिए एक सरल माध्यम की कार्य करता है। इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रुधिर के प्रमुख दो भाग होते हैं। एक तरल भाग प्लाज्मा, तरल भाग प्लाज्मा तथा इसमें निलंबित रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा रुधिर 90% भाग बनाता है। लाल रुधिर कोशिकाएं ऑक्सीजन का वहन करती है। इस कार्य में लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति तथा लाल रुधिर कणिकाओं की अधिकता के कारण रुधिर लाल रंग का होता है। हृदय के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय जो है मनुष्य की हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है। मनुष्य के हृदय के चार भाग होते हैं। दो आलिंद, दो निलय। इन्हें दायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां निलय में विभेदित कर देती है। आलिंद ऊपर की ओर तथा निलय नीचे की ओर होता है। दायां आलिंद दाएं निलय में, बायां आलिंद बाएं निलय में खुलता है। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय में बीच द्विनलिका कपाट होता है और दाएं आलिंद और दाएं निलय में त्रिबलनी कपाट। त्रिबलनी कपाट होता है। दाएं आलिंद में महाशिरा आकार मिलता है तथा बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिरा आकार मिलती है। परिसंचरण तंत्र, मानव के शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो पोषण तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र, मानव के शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो पोषण तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। रक्त, हृदय, रक्तवाहिका। रक्त किसे कहते हैं? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों जैसे गैस, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है उसे रक्त कहते हैं। रक्त किसे कहते हैं? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है उसे रक्त कहते हैं। इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। नवजात शिशु में
रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है, 5 लीटर रक्त होता है। रक्त दो प्लाज्मा हुआ, एक रुधिर कणिका। प्लाज्मा 55% होता है और 45% ये द्रव भाग है। जल 92%, कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ 8%, रुधिर कणिकाएं 45%, ठोस भाग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, एंथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिका, उसको एंथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक होता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। आरबीसी रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होता है। आरबीसी रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होता है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। यह केंद्रक विहीन कणिकाएं हैं। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका ऑक्सीजन का परिवहन होता है। यह ऑक्सीजन का परिवहन होता है लाल आरबीसी। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाओं को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, यह रंगहीन होती है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी शरीर में रोगाणुओं से सुरक्षा करती है तथा यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है। विवाणु थ्रोम्बोसाइट, यह केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है। इनका जीवन काल 10 दिन होता है। यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। परिसंचरण तंत्र, मनुष्य में O2 व CO2 पोषण पदार्थों, उत्सर्जित पदार्थों तथा श्वसित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने तथा लाने वाले तंत्र को ही रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? मनुष्य में O2 व CO2 पोषण पदार्थों, उत्सर्जित पदार्थों तथा श्वसन पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने तथा लाने वाले तंत्र को रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें रुधिर किसी प्रकार की वाहिनियों में नहीं बहता है। रुधिर अंतरांगों के आसपास पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता है। झींगा, कीट आदि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बोला खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें रुधिर किसी प्रकार की वाहिनियों में नहीं बहता है। रुधिर अंतरांगों के आसपास पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता है। झींगा, कीट आदि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र, रुधिर महीन लचीली धमनियों एवं शिराओं में बहता है। रुधिर महीन लचीली धमनियों एवं शिराओं में बहता है। बंद परिसंचरण तंत्र, रुधिर हृदय से विभिन्न अंगों में पंप किया जाता है। रुधिर जो हृदय से विभिन्न अंगों में पंप किया जाता है, इसमें रुधिर दाब उत्पन्न होता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में जो है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, शरीर में रुधिर के वितरण करने एवं एकत्र करने के लिए असंख्य नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। शरीर में रुधिर के वितरण करने एवं एकत्र करने के लिए असंख्य नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। एक धमनी पहले पढ़ते हैं। धमनी हो गया, धमनी पढ़ लेते हैं। धमनी पहला, ये मोटी और लचीली दीवार वाली नलिकाएं हैं। ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर से विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। इसमें वाल्व अनुपस्थित होता है। इसमें रुधिर का बाह्य तीव्र गति से के साथ होता है। फिर सिरा, ये पतली और दीर्घ दीवार वाली सक्रिय नलिकाएं हैं। ये शुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय में लाती है। इसमें वाल्व उपस्थित होते हैं। रुधिर का बहाव सामान्य व धीरे धीरे होता है। कोशिकाएं किसी अंग का ऊतक में पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर अधिक पतली वाहिनियां बनाती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका एक मोटी कोशिका होती है, जिससे इनसे होकर ऊतकों में गैसें व अन्य पदार्थों का विनिमय सरलता से हो सके। चैप्टर 6 में ही पार्ट 4, रक्तदाब। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है ये उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत होती है। रक्तदाब का सबसे पहला परीक्षण स्टीफन हेल्स ने घोड़े पर किया था। रक्तदाब के प्रकार, प्रकुचन दाब, हृदय के संकुचन से उत्पन्न दाब के कारण धमनी में रक्त बहता है, इसे प्रकुचन दाब कहते हैं। सामान्यतः प्रकुचन दाब लगभग 120 mm पारा होता है। अनुशीतलित दाब, हृदय में
शीतलन के कारण धमनी में रक्त दाब कम हो जाता है, उसे अनुशीतलन दाब कहते हैं। अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। पादपों में परिवहन, पौधे पर्यावरण से गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ लेते हैं, फिर भी इन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोह, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि अनेक पदार्थों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, पोषक पदार्थों आदि के निर्माण के लिए होती है। ऐसे अनेक पदार्थ मृदा के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। ये पदार्थ पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। पादप परिवहन तंत्र दो प्रकार के जटिल ऊतकों से मिलकर बना है, जाइलम और फ्लोएम। एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम यह ऊतक तंत्र जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों, लवणों को पौधे के विभिन्न भागों जैसे तना, पत्तियां व पुष्पों में आदि में पहुंचाता है। फ्लोएम यह ऊतक तंत्र पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण पौधे के विभिन्न भागों एवं जड़ों में करता है। जल का परिवहन, मृदा से जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। मूल रोम तथा मृदा जल के बीच आयन सांद्रण में अंतर होने के कारण जल मूल रोमों में प्रवेश करता है। यह जल कृमिक रूप से जल की कोशिकाओं में विस्तृत होता हुआ जल के जाइलम ऊतक तक पहुंचाता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह वहन फ्लोएम नामक ऊतक तंत्र द्वारा होता है। फ्लोएम इन उत्पादों के अलावा अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतक की सहायता, कोशिका की सहायता से चालनी नलिका की ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। उत्सर्जन, शरीर में होने वाले विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उत्पन्न नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाला जाना उत्सर्जन कहलाता है। मानव में उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। मनुष्य में निम्न उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं: वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ये दोनों वृक्क उदर में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित हैं। वृक्क गहरे भूरे एवं सेम के बीच की आकृति के होते हैं। इनका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग दबा हुआ होता है, जिनके मध्य में छोटा सा एक गड्ढा होता है। गड्ढे को हाइलम कहते हैं। हाइलम भाग में वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्क शिरा एवं मूत्र वाहिनी बाहर निकलती है। मूत्रवाहिनियां ये वृक्क से निकलकर मूत्राशय तक जाती है। इसकी भित्ति मोटी होती है तथा गुहा सक्रिय होती है। इसकी भित्ति में कर्मानुकुंचन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। मूत्राशय यह उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्र वाहिका आकर खुलती है हुए इसमें मूत्र को संग्रहित किया जाता है, इसलिए इसे मूत्र संचय आशय कहते हैं। मूत्रमार्ग, मूत्राशय का पश्च छोर सकरा होकर एक पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्र के निष्कासन की क्रिया को मूत्रण कहा जाता है। वृक्काणु का नेफ्रॉन, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं होती है, जिन्हें वृक्क नलिका और नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन की इकाई होती है। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले के समान होती है, जिसे बोमन संबुट कहते हैं। बोमन संबुट में प्याले नुमा खांचे में रक्त की नलिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे गले में कुल्फ कहते हैं। गले में स्कूप में एवं बोमन स्मुट को मिलाकर मेल लिविंग कोष कहते हैं। कृत्रिम